जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और 27 व 28 अक्टूबर अर्थात कल और परसों को होने वाले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO की तैयारी जम के कर रहे होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम GK और GS का एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन लेकर हाजिर हैं। और ये AWO TPO का इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और यदि अभी तक आपने वीडियो सभी नहीं देखे हैं तो जाकर सारा वीडियो एग्ज़ाम से पहले अवश्य देखें। यह वीडियोज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज किए थे रदरफोर्ड में। एक ट्रिक आप छोटे से ही शुरू से ही पढ़ते हैं, ईंट पर नाचे, ये लिखा गया है। ईंट पर नाचे ट्रिक पढ़े होंगे। ई से होता है इलेक्ट्रॉन और ट से होता है थॉमसन, जिसको जे थॉमसन कहते हैं। प से होता है प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पर न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके बारे में देखिए, पहला एक और ऑप्शन दिया गया है फैराडे। फैराडे के बारे में बात करें तो इन्होंने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। फैराडे इंग्लैंड के थे। फैराडे डायनमो, ट्रांसफार्मर और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का भी सिद्धांत दिए थे। तो डायनमो की भी खोज इन्होंने की थी और ट्रांसफार्मर की भी खोज इन्होंने ही की थी। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तीसरे ऑप्शन में हुक की बात किया है। हुक ने प्रत्यास्थता का नियम दिया था। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ देखिए इमेज रदरफोर्ड का लगाया गया है और ये नाइट्रोजन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अमोनिया का सूत्र पूछा गया है। सही आंसर आपका डी होगा। NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है। ठीक है, अमोनिया की खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। और अमोनिया का जो उत्पादन या निर्माण होता है वो हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन में NH4 दिया है। NH4 का मतलब मेथेन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1945 में हुआ था। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। 1945 में कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो वर्तमान में इसमें कुल 193 देश हैं। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि 193वां या सबसे नवीनतम देश सदस्य इसका कौन सा बना है, तो आप कहेंगे दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो देश है ये जो है अस्तित्व में 2011 में आया था। तो इस देश का निर्माण या बना था 2011 में, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, बात करें और संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके भाषा की बात करें तो कुल 6 भाषाएं इसमें हैं, चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी और फ्रेंच। यही 2 भाषा ऐसी हैं जो कि इसकी कार्यकारी भाषा हैं। इसके महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि कहाँ के हैं भाई? पुर्तगाल के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर दिया गया है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। इन्हें आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन योजना भी माउंटबेटन ही लाए थे, जो कि 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई थी या अस्तित्व में आई थी। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अच्छा, माउंटबेटन ने ही बाल्कन प्लान का विचार भी इन्हीं के मन में आया था। और यह विचार किस लिए बनाया गया था? भारत के विभाजन के लिए किया गया था। ठीक है, तो और माउंटबेटन की और हम बात करें तो माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय भी कहे जाते हैं। ठीक है,
अगला यहाँ पर ऑप्शन में सी राजगोपालचारी दिया गया है। इनके बारे में हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ठीक है। कर्जन यहाँ ने दिया गया है। कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय कर्जन ही था। कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा गया है और इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। क्लियर है। एक और ऑप्शन में दिया है लॉर्ड वेवेल दिया गया है। लॉर्ड वेवेल जो है इनके शासनकाल में 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था और वेवेल जो है 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही हुआ था। क्लियर है। ठीक है। और कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो इसमें 3 सदस्य थे जिसको हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। काल, KAL काल, के से हो गया स्टेफर्ड क्रिप्स, ए से हो गया AV अलेक्जेंडर और L से हो गया पैथिक लॉरेंस। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कौन ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा A.O. ह्यूम, एलन एक्ट्यूम ह्यूम। ये जो है क्या थे? ICS अधिकारी थे जो कि कांग्रेस के गठन में 1885 में इसका गठन हुआ था। कब? 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 इसके गठन में ये शामिल थे। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, गठन में तो A.O. ह्यूम थे, लेकिन अगर पूछा जाए INS इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो ये दिए थे दादा भाई नौरोजी। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, तो ये नाम हो गया। और इसके बारे में हम और बात कर लें तो WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो म्यांमार की बात करें नई राजधानी तो इसकी नई राजधानी आपका तीसरा ऑप्शन होगा नेपिदा। तो म्यांमार की नई राजधानी बन गई है नेपिदा। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि म्यांमार में कौन सी नदी बहती है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये नदी है इरावदी। कौन सी नदी है भाई? इरावदी। म्यांमार इरावदी नदी के किनारे है स्थित है, या इसमें इरावदी नदी बहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। म्यांमार को ही स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर दिया गया है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका पहला हो जाएगा भीष्म साहनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया? मतलब यूपी में सभी कार्य के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कब किया गया? तो सही आंसर यहाँ पर थर्ड होगा 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। और इसी समय हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारतीय आज़ादी की अगर हम बात करें तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। कौन थे भाई? क्लेमेंट एटली थे। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर विंस्टन चर्चिल की बात किया गया है। तो विंस्टन जो चर्चिल हैं ये गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। ठीक है। विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 के बीच में रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, या कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय आज़ादी के समय जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के समय? तो अध्यक्ष थे उस समय JB कृपलानी। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका तीसरा हो जाएगा दसवंत थे। दसवंत और एक और थे जिनका नाम था बसावन। तो दसवंत और बसावन ये दो जो है क्या थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। ठीक है। दसवंत और बसावन, ध्यान दीजिएगा। अकबर का जो
राज्याभिषेक हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, अकबर का राज्याभिषेक नहीं, अकबर का जन्म जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और ये राजा बहुत कम उम्र में अर्थात मात्र 14 वर्ष की एज में ये राजा बने थे। इनका राज्याभिषेक हुआ था तो 42 में जन्म हुआ, तो 14 साल जोड़ दें, अर्थात 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। 14 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है। और इनके युद्ध की बात करें तो इनके जो फेमस युद्ध हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है, दूसरा जो युद्ध है 1556 में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। और इन्हीं के समय में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ही लड़ा गया था। और इनसे रिलेटेड प्रश्न एक और पूछता है कि इनके जो मुख्य सलाहकार थे वो बीरबल थे। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो वो नाम था महेश दास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो इसका सही आंसर होने वाला है पहला, मुस्तरी बाई। सही आंसर क्या होगा? मुस्तरी बाई। इस क्वेश्चन को आप रख लें, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में। ठीक है। तो 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1954 में भारत में भारत रत्न की शुरुआत भी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। दो नाम आता है हरित क्रांति में। यदि विश्व में पूछता है तो नॉर्मन बोरलाग हो जाएंगे, और भारत का पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। और आपको यदि नाम को लेकर डाउट होता है तो आप खुद सोच लीजिए, नॉर्मन ई बोरलाग ये नाम ही अंग्रेजी है, तो इसका मतलब दूसरे जगह के हैं, वर्ल्ड के हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन तो हमारे देश का नाम होता है, इसलिए भारत का हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे। अगर भारत और विश्व दोनों ना कहा जाए, सिर्फ इतना ही कहा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तब आप नॉर्मली नॉर्मन बोरलाग को ही कहेंगे। क्लियर है? तो 14 नंबर का आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ दिया है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? दो चीज होता है, एक मांग कब हुआ और एक संकल्प कब पारित किया गया। तो संकल्प पारित हुआ था 26 जनवरी 1930 को, लाहौर में हुआ था। लेकिन अगर इसके मांग की बात करेंगे तो फिर 26 जनवरी 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 29 में। ठीक है। लेकिन इसका संकल्प पारित कर दिया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। 1932 में पूना संधि हुआ था। ठीक है। 24 सितंबर 1932 में। और ये हुआ कहाँ था? यरवदा जेल में। पूना के यरवदा जेल में दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। समझौता में क्या हुआ था? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दलितों के सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। तो दलित के सीट जो है उनको आरक्षित कर दिया गया, 71 से बढ़ाकर 147। क्लियर है? तो इस प्रकार से आरक्षित कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ दिया गया है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, यह जो है गुजरात में प्रसिद्ध है। गिर का जो वन है एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। ठीक है। गुजरात के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात ही है। गुजरात में लोथल है, जो कि एक बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है। लेकिन सबसे छोटा अगर बंदरगाह की बात करें, सबसे छोटा अगर हम तट की बात करें तो वो है गोवा की। तो सबसे लंबा तट गुजरात, सबसे छोटा तट गोवा। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ दिया है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, अनलिमिटेड बार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, त्रावणकोर।
और ये थे कहाँ के? केरल के थे। कहाँ के थे भाई? केरल के। तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे, जो कि केरल से संबंधित थे। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज इबोला? इबोला क्या है? तो ध्यान से देखें, इबोला एक प्रकार का एक क्या है? वायरस है। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। बात करें वायरस की खोज किसने की थी, तो इवानो वास्की ने वायरस की खोज की थी। इवानो वास्की। वायरस से संबंधित कुछ बीमारी की बात करें तो पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया जिसको छोटी माता कहते हैं, रेबीज हो गया कुत्तों के काटने से होता है, ट्रैकोमा हो गया जो कि आंखों को प्रभावित करता है, ये भी वायरस से होता है, गलसुआ जिसे मम्प्स कहते हैं, ये आमतौर पर बच्चों में होता है, गले में सूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला दिया है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन सा है? तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है उसे क्या कहते हैं भाई? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आपका जो सही आंसर होने वाला है वो डी होगा, केरल, जिसको हम शांत घाटी भी कहते हैं। तो ये केरल में स्थित है। घाटी एक और हम बात कर लेते हैं, एक होती है घाटी फूलों की घाटी जो कि चमोली अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा। ठीक है, तो हम गोवा की यदि बात करें तो गोवा यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा कहाँ पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा की हम राजभाषा की बात करें तो गोवा की राजभाषा है कोंकणी। कौन सी राजभाषा है भाई? कोंकणी। नेक्स्ट इसमें और बात करें तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इसी कारण 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्लियर? गोवा की बात हम थोड़ी सी और करें तो गोवा का जो हाई कोर्ट, गोवा का खुद का हाई कोर्ट नहीं है और गोवा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गोवा से संबंधित, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली को जो है पक्षी का जो है जनक भारत में कहा जाता है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये भी गोवा में ही स्थित है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए शब्द आपको हिंदी के शब्द कभी कभी साइंस के काफ़ी कठिन होते हैं। तो यहाँ पर ड्राई मायोपिया दिया गया है। क्या दिया गया है? ड्राई मायोपिया। तो देखिए यहाँ पर आंसर विटामिन ए होगा। अगर इसके बारे में बात करें तो यह आँखों से संबंधित बीमारी है। ठीक है, किससे संबंधित है? आँखों से। अब आँखों से संबंधित बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है भाई, विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी कहते हैं। विटामिन डी दिया है, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन सी दिया है, स्कर्वी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पहला, बालछय या मरास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मरास्म कहते हैं। और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण एक और बीमारी होती है जिसको क्वासियोरकर बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है मरास्म और दूसरा होता है क्वासियोरकर। ठीक है, प्रोटीन शब्द या प्रोटीन की खोज जो है, प्रोटीन शब्द जो दिए थे जे बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन सामान्यतः पाया जाता है और एक प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर होता है। ठीक है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन अनिवार्य घटक होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिकेट्स दिया है, तो रिकेट्स जो है आपके विटामिन डी की कमी से होते हैं, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला बात कर लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, सर्वाधिक होगा कहाँ पर? अंटार्कटिका के कैंप में। दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आप जान लीजिए। आप यहाँ पर धरती पे हैं, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं
कि गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है। तो जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, जबकि इक्वेटर जिसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यहाँ पर जो है क्या होता है, ये सबसे कम होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है। तो ये थे जो है जीके जीएस के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस, ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया गया है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि और आगे के एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही ज़बरदस्त सेशन लाया जाए तो कमेंट अवश्य करें। चलिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।